हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेज रूल के लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने जो इसकी एप्लीकेशंस को देखा था नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस है उसकी हम बात करेंगे। नाउ वी द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट कि हमने इक्वेशन में पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि C1 अपॉन एन रूट C2 इक्वल टू के बराबर होता है। इस इक्वेशन में जो ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन है वो n है फॉर दिस सॉल्यूट विच इज कैलकुलेटेड बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इसका मान n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। इसके लिए हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो log लेने पर log C1 माइनस 1 अपॉन n log C2 इक्वल टू log k। एंड इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि log C1 इक्वल टू 1 अपॉन n log C2 प्लस log k इस प्रकार लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को हम अगर आप ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में log C1 और log C2 के बीच करें, और हम जानते हैं कंपेयर करें इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी से करें। यानी ये y क्या है इसमें? log C1 एंड जो c है वो है log C2 और m इसमें क्या है? स्लोप है। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन विद द इंटरसेप्ट। इसमें जो आ रहा है इंटरसेप्ट आ रहा है और ग्राफ प्लॉट किया है हमने log C1 y एक्सिस पर और log C2 क्या है? x एक्सिस पर। और जो स्लोप है उसका मान होगा 1 अपॉन n के बराबर और इंटरसेप्ट है वह log k के बराबर होगा। तो हम जानते हैं स्लोप का मान क्या है? 1 अपॉन n, या n का मान इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू ज्ञात करके, और 1 अपॉन स्लोप करेंगे। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन n। तो n का मान हम इस तरह से ग्राफिकली ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम किसी भी सॉल्यूट का कितना एसोसिएशन हुआ है उसके यानी n का मान भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान है C1 अपॉन C2 1 माइनस एल्फा। तो एल्फा का मान भी हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर जैसा मैंने पहले आपको समझाया था कि आयोडीन जो है पानी की अपेक्षा कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। अगर हम इसमें जो है कुछ बूंदे कार्बन टेट्राक्लोराइड की और या कार्बन डाइसल्फाइड की एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में ऐड करें तो आयोडीन क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्युबल, यानी उसमें पास आउट हो जाएगी कार्बन डाइसल्फाइड में और CClF4 में घुलनशील हो जाएगी। तो एक्वस लेयर क्या हो जाएगी? आयोडीन उसमें जाते ही सॉरी CS2 लेयर और या CClF4 लेयर टर्न्स टू बी पर्पल कलर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन इसके अंदर चली जाती है, डिजोल्व हो जाती है। और इसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं हाइपो के अगेंस्ट, यानी सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करके हम इसका पता कर सकते हैं कि कितनी आयोडीन की मात्रा इसके अंदर डिजोल्व हुई है। तो पर्पल कलर जो CS2 और CClF4 लेयर का है वो क्या जाता है? डिसअपियर हो जाता है। और इस प्रकार जो ये है CClF4 या CS2 लेयर एक्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिसिल्वलाइजेशन ऑफ द अर्जेंटोफेरस लेड। इसमें अर्जेंटोफेरस लेड से हमको क्या करना है? सिल्वर को सेपरेट करना है। ये भी हम नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड इन द डिसिल्वलाइजेशन ऑफ लेड बाय द पार्क्स प्रोसेस। ये पार्क्स ने बताया था, तो इसका प्रोसेस का नाम है पार्क्स प्रोसेस। इसमें जो है अर्जेंटोफेरस लेड को मेल्ट किया जाता है और हीट करता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मोल्टन जिंक उसमें बाद में ऐड करते हैं और मोल्टन लेड और मोल्टन जिंक बिहेव एज
two immiscible liquid and in contact with each other and silver behave as a solute and इसमें जो सिल्वर है वो सोल्यूट की तरह बिहेव करता है और सोल्यूट जो ये सिल्वर है वो जो है ज़्यादा सोल्यूबल होता है जिंक में रादर देन लेड। तो इसमें जो पार्टीशन कोफिशिएंट है इनका मान जो है वो 300 है, यानी सिल्वर डिजोल्व इन द लेड एंड सिल्वर डिजोल्व इन द जिंक इज इक्वल टू द 300। तो ये जो है इसमें सिल्वर जो है क्या करेगा, जिंक में ज़्यादा सॉल्युबल है तो इसमें पासेस इनटू द जिंक लेयर फ्रॉम द लेड लेयर इन द अपर साइड। इस प्रकार जो ऊपर के साइड में जो है जिंक जो है सॉरी सिल्वर जो है वो जिंक लेयर में आ जाता है और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को अगर कई टाइम हम रिपीट करके और जो इसमें सिल्वर था जो लेड में है इसमें जिंक में सिल्वर जाने की वजह से सिल्वर ऊपर आ जाएगा और उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम सिल्वर को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नाउ अगेन नेक्स्ट application is the study of complexes. Complex reaction can be studied with the help of the distribution law. जैसे एग्जांपल है आयोडीन प्लस आयोडाइड आयन का तो I3 माइनस बनाता है, या कॉपर 2 प्लस 4NH3 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर NH3 4 प्लस 2। तो ये जो एग्जांपल्स है इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI है उसको अगर शेक करते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड तो आयोडीन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है KI के साथ में। तो आयोडीन एक तो आयोडीन एक्वस में है, एक आयोडीन क्या है कार्बन डाइसल्फाइड में है। जो वाटर में बनता है वो बनता है KI3 बनता है। तो इस प्रकार जो पानी में जो कॉम्प्लेक्स बनता है आयोडीन का I2 प्लस I माइनस I3 माइनस यानी कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। और आईडी जो फ्री आयोडीन है उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि डिजोल्व हो जाती है, ज़्यादा डिजोल्व होती है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करके एस्टिमेट किया जा सकता है। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कैन बी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसकी जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करने में भी नस डिस्ट्रीब्यूशन का कहता है हेल्पफुल रहता है। और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस जो है इसका कितना हाइड्रोलिसिस हो रहा है किसी सॉल्ट का उसको डिटरमाइन करने भी नस डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड C6H5NH2HCl। इसका हाइड्रोलिसिस हमें कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस प्लस वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द एनिलीन प्लस हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम जानते हैं K इक्वल टू डिपेंड ऑन द क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एनिलीन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। या हम इसको ले सकते हैं KH2O कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। हम जानते हैं KH2 इक्वल टू किसके बराबर है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH के बराबर है। तो KH इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि CH² अपॉन 1 माइनस H इक्वल टू KH के बराबर है, वेयर K इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है याद कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ एनिलीन बिटवीन बेंजीन एंड वाटर। इसको हम दूसरे मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये मेथड क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन क्लोराइड इज शेकन विद द बेंजीन। बेंजीन के साथ इसको हम क्या करते हैं, शेक करते हैं। तो एनिलीन जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इटसेल्फ बिटवीन द बेंजीन एंड वाटर, वेयर इज सॉल्ट कौन है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एंड HCl रिमेन इनसॉल्युबल इन द वाटर। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड और HCl क्या रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा। एंड अगर हम मानते हैं X क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है एंड Y इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन इन द बेंजीन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होगा, K इक्वल टू CH2 अपॉन C बेंजीन। तो CH2 इक्वल टू होगा K मल्टीप्लाई C बेंजीन, या हम कहते हैं K इंटू Y।
इसी तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड की निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन इन द वाटर एंड इन द बेंजीन। इन दोनों के सम के बराबर होगी। HCl का मान जो है K इंटू वाई प्लस वाई के बराबर होगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट का मान क्या होगा, x माइनस के वाई प्लस वाई के बराबर होगा। तो इस तरह से हम KH का मान क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन का निकाल के दोनों की कंसंट्रेशन हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर ली है और इस तरह से KH यानी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये थी नस डिस्ट्रीब्यूशंस की कई एप्लीकेशंस जो कि कई फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में ये काम आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस फेज रूल से रिलेवेंट। फर्स्ट जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है, व्हाट इज द फेज रूल, या डिफाइन द टर्म्स फेज, डिफाइन द टर्म कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाइए, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु क्या है, एंड राइट रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन, सामान्य फेज रूल समीकरण को लिखिए। तो ये जो है इस तरह से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके इसमें आ सकता है। या डिफाइन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और या व्हाट इज द एजियोट्रॉप्स, और डिफाइन द congruent melting point, write a note on the freezing mixture, define the principle used in steam distillation। इस तरह से जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है इस फेज रूल के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो शॉर्ट आंसर है जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका आ सकता है explain and applications of the Henry law in the respiratory system, and explain in short the principle used for the process of extraction, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अभी बताया था। write a note on the limitations and applications of the Nernst distribution law, जो कि अब हमने अभी आज और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और distribution formula of Nernst distribution law when the salt associate with one of the solvent, आप अगर कोई जो सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूट के साथ एसोसिएट होता है तो क्या फॉर्मूला होगा ये लिखना है आपको। एंड व्हाट आर द एजियोट्रॉप्स, गिव द 2 एग्जांपल्स, एंड ड्रॉ द वेपर प्रेशर curves composition diagram for an ideal solution, discuss the zinc magnesium system for the phase rule, and it is very important, what is the meant by peritactic reaction, draw and discuss the phase diagram of NaCl H2O system। ये मैंने शायद आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में आपको समझाया था कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या है और NaCl वाटर सिस्टम क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम फॉर द बाइनरी सिस्टम AB हैविंग ए कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड AB2। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके इसी सेक्शन में। एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल कंपाउंड एंड टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम से आपको पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंपाउंड को समझाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और व्हाट डू यू मीन बाय द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ लो बॉइलिंग एंड हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। शायद मैंने 3 या 4 प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बताया था, जिसमें कि इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जांपल लेते हुए समझाया था। ये आपको इस तरह से लिखना है। And next question is the state and explain Henry law, describe an experimental method for the verification of the Henry law, and what are its limitations, इसकी limitations को भी discuss करना है। और what is the Nernst distribution law and explain its limitation, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको बताया था, Nernst distribution law को समझाया था, उसकी limitations के बारे में बात की थी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव द दैट द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीजेस।
ये आपको प्रूव करना है कि जितनी बार अगर हम एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था ईथर का, कि अगर हम ईथर को 1 लीटर में एक साथ लेते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 67% होती है। और उसको अगर हम इस प्रोसेस को 2 बार लें, 50 ml ईथर को 2 बार लेते हैं तो उसकी जो है एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी बढ़कर उसकी 75% हो जाती है। अगर उसको 4 बार करें तो 82.2 हो जाती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अगर हम रिपीट करें तो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि फेज रूल के अंतर्गत आते थे। इट इज नाउ इट इज द चैप्टर इज ओवर द फेज रूल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को अगर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।